आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको खास खास बातें बताऊंगा कि कुंडली को कैसे देखते हैं, यानी एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप या कुंडली के दिशा निर्देश कैसे देखे जाते हैं। मेरी बात आप ये ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, फिर उसका चिंतन और मनन करना कि मेरी बातें कहाँ तक सही निकलती हैं। जो मैं आपको नियम बताने जा रहा हूं वह नियम आप लगा करके देखें तो आप कुंडली के बारे में कभी आपकी बात गलत नहीं होगी। सबसे पहले जब हम किसी की जन्म कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका जो लग्न भाव है किसी राशि की संधि काल में तो नहीं है। अगर वो संधि काल में है तो हम टाइम को चेंज करके उसको लगन बदल सकते हैं, और उसका यही तरीका है। हमें लगन जब बदलनी होती है या देखनी होती है, उस जातक के बारे में कुछ बातें हम उससे पूछेंगे। वह बातें किस लगन पर लागू होती हैं उसी हिसाब से हम लगन भाव निकालेंगे। यह तभी संभव होता है जब लगन भाव संधि काल में होता है। इस पर खास ध्यान देना चाहिए। हमें सबसे पहले लगन को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। 2 मिनट में आगे पीछे करने से अगर लगन भाव चेंज हो जाता है तो वह सारी बातें हमें देख करके कर लेना चाहिए कि इसके लगन क्या होने चाहिए। वह उसके जीवन में बीती हुई बातों के बारे में पूछेंगे, उसी तरह हम उसका लगन भाव निकालेंगे। फिर हम कुंडली में सबसे पहले देखते हैं कि जो लगन भाव है, लगन का स्वामी है, लगन भाव वह कितना मजबूत है या नहीं। कोई भी ग्रह अपने भाव को देखता है, वह भाव मजबूत हो जाता है। अगर लगन भाव अपने भाव को नहीं देखता है, उसे कोई शुभ ग्रह देखते हैं तो उसका फल 50% हो जाता है। और कोई पाप ग्रह देखता हो और उसका स्वामी लगन भाव को नहीं देखता हो तो उसकी जन्म लगन कमजोर मानी जाएगी। जिसकी जन्म लगन भावेश कमजोर होगा उसका कुंडली का फलादेश उसी के अनुसार ही मिलेगा, क्योंकि हमारा लगनेश कमजोर हो गया। लगने जितना मजबूत होगा उतना ही फलादेश हमको अच्छा मिलेगा। एक खिलाड़ी आदमी होता है कोई भी, वह कहीं फंस जाता है तो अपनी मेहनत करके वो आगे निकल जाता है, और एक अनाड़ी आदमी होता है तो वह अपने भविष्य में आगे नहीं निकल पाता। तो ये हमने खास बात देखना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कुंडली में कौन कौन से योग लग रहे हैं। पंच महापुरुष योग हो गया, केंद्र त्रिकोण का संबंध हो गया, केंद्र त्रिकोण का कौन सा स्वामी है, ये सभी बातें हम कागज पर नोट कर लेंगे। और कोई भी योग बनता है तो उस योग के स्वामी को कुंडली में हम देखेंगे कि यह इसमें खराब है या शुभ है। खराब है तो वह योग उस कुंडली से कोई मान्य नहीं होगा। कोई भी योग लगे और उस ग्रह की स्थिति ठीक है, शुभ ग्रह दिख रहे हैं, तो वह योग मानने लायक होता है। और दूसरी बात, हमने केंद्र या त्रिकोण का पहला भाव होता है वो केंद्र भी माना जाता है और त्रिकोण का भी माना जाता है। तो 1, 5, 9 और 10, 10 होता है हमारा कर्म भाव। भावेश इसकी स्थिति देखें कुंडली में कैसी है। लग्नेश के और पंचम भाव के स्वामी के, भाग्य भाव के स्वामी के और दसम भाव के स्वामी की स्थिति को देखते हैं। उसके बाद हम चतुर्भाव कुंडली भी बना लेते हैं। मैं कोई
वर्गों में नहीं जाता और मैं उसी कुंडली के बारे में समझाता हूँ जिसके बारे में मुझे पता हो, उस पर मैं नियम लागू करता हूँ। मैं यही नहीं बताता कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, वह किसको दिख रहा है, उसका फल क्या होगा। मैं तो कुंडलियों को अपने सामने रख करके ही बताता हूँ इसका फल ऐसा होगा। नियम तो बहुत हैं, लेकिन बगैर कुंडली के जो नियम होते हैं वो लागू नहीं हो पाते हैं। नियम लागू हमारे नवग्रह होते हैं, उनकी कुंडली में स्थिति क्या है, तभी नियम लागू होते हैं। और चंद्रमा कुंडली हम इसलिए बनाते हैं कि जो लग्न कुंडली में ग्रह हैं वो चंद्रमा कुंडली में ग्रह अपना भाव चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब यह होता है उस ग्रह की जब भी दशा आएगी तो कुंडली में जो ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है वहां का फल नहीं देगा। अगर चरित्र भाव कुंडली में वह ग्रह अपना भाव चेंज कर गया है तो अपनी दशा में फल वो वहां का देगा। इसलिए मैं चरित्र भाव कुंडली को साथ लेके चलता हूँ, फिर देखता हूँ कौन सा ग्रह क्या कह रहा है। और जब उसके बाद जो मैं बता दिया आपको, अब देखते हैं हम कर्म भाव देखते हैं और भाग्य भाव देखते हैं। कर्म भाव कितना मजबूत है, भाग्य भाव कितना मजबूत है। और आपको कर्म भाव के बारे में एक खास बात बता देता हूँ। कर्म भाव का जो भाव है वह तभी पूर्ण भली बात सफल होगा जब कर्म भाव के दाता हैं शनि महाराज और इसके स्वामी, जब दसम भाव के स्वामी और लगन भाव का संबंध आपस में नहीं आएगा तो उसका फल 50% हो जाएगा। अगर लगन के भाव के स्वामी के संबंध दसम भाव के स्वामी से आ गया तो उसका संबंध पूरा पूरा 100% होगा। तो इससे मैंने आपको दसम भाव के बारे में बता दिया कि वो अपना फल पूरा कब देगा जब। और उसके बाद हम देखते हैं कुंडली में ग्रहों की दृष्टियां कहाँ किस भाव पर पड़ रही हैं, वह ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहा है। तो वो हम जब कुंडली लेते हैं उसमें भाव पे ग्रहों की दृष्टि को अंकित कर देते हैं कि ये भाव इस भाव को देख रहा है। जब भी हम किसी भाव की गणना या फलादेश करें तो उस भाव से सप्तम भाव को भी जरूर देखें। आमने सामने जो भाव होते हैं पहला सातवां, इन दोनों को लेकर के ही फलादेश करेंगे। और 6, 7, 8 छठा बीमारी का, सातवां मार्केट, अष्टम मृत्यु का या शारीरिक कष्ट, मृत्यु को नहीं कह सकते, शारीरिक कष्ट के बारे में कहेंगे। सप्तवां मार्केट और छठा भाव हो गया बीमारी का। उस भाव को ध्यान में रख करके फलादेश करना चाहिए। कुंडली में पाप ग्रह तथा शुक्र ग्रहों को नोट कर लें। कुंडली में पाप ग्रह कौन से हैं वो भी नोट कर लें और शुभ ग्रह हैं वो भी नोट कर लें। उसके बाद ही आप आगे बात बताएं। किसी भी ग्रह के फल को जानने के लिए सप्तम भाव को जरूर देखें। गुरु और चंद्रमा का कुंडली में योग जरूर देखें कि गुरु चंद्रमा जब आमने सामने होते हैं या केंद्र त्रिकोण में होते हैं 4, 7, 10 में तो उसे गज केसरी योग कहते हैं। और 6, 8 में जब गुरु चंद्रमा होते हैं सकट योग कहते हैं। सकट योग जातक को परेशानी देता है। हम ये देख लें कुंडली में सकट योग है या गज केसरी योग है या कोई योग है या नहीं, तो हम योगों पर ध्यान देंगे। और आजीविका जो हम देखते हैं किसी जातक के लिए, उसमें हम खास तौर से दसम भाव के आसपास जब ग्रह ज्यादा बैठे होते हैं वह आजीविका के लिए बताते हैं कि जातक स्वतंत्र नौकरी करेगा, ये अपना व्यवसाय करेगा। उसकी एक ही शर्त है, हम सप्तम भाव से लिखते हैं और तीसरे भाव तक लिखते हैं। पहला दृष्टिकोण हमारा सप्तम भाव से लेकर 12 भाव तक होता है और दूसरा जो भाव होते हैं वो दसम भाव से 3 भाव तक होते हैं।
इन दो ग्रहों को हम छह हिस्सों में देख लेंगे। इसमें पूर्ण परमाणु अंश ग्रह होते हैं चंद्रमा, मंगल, राहु और चंद्रमा, सूर्य, राहु, मंगल। इन ग्रहों का होना यहाँ पर बहुत आवश्यक है। ये पूर्ण परमात्मा अंश होते हैं। तो 7 से लेकर के 12 भाव तक कौन से ग्रह ज्यादा हैं, या 10वें भाव से लेकर के 30 भाव तक कौन से ग्रह ज्यादा है, उसी अनुसार उसकी आजीविका का हम निवारण करते हैं। इसका आजीविका या अपना व्यवसाय या उच्च पद की नौकरी मिलेगी। और जिस समय फलादेश करते हैं उस समय किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है, उसी ग्रह के अनुसार हम पूरा फलादेश करेंगे। उस महादशा के अंतर अंतदशा लेंगे और प्रत्यंत दशा लेंगे। हमारी कुंडली में वही फल आएगा, प्रत्यंत दशा नाथ जो बता रहा है वही फल देगा। हमारे 3 ग्रह होते हैं, महादशा, अंतदशा और प्रत्यंत दशा। जैसे हमारी घड़ी होती है, पहले घंटा बताएगी 12 बज गए, फिर मिनट बताएगी, जब मिनट 12 सुई आई तो 12 बज गए, उसके बाद सेकंड सुई जब 12 पे आएगी तो 12 बज गए। यानी लास्ट निर्णय हमारा प्रत्यंत दशा पर ही होता है। जो प्रत्यंत दशा का लास्ट दशा आती है उसी ग्रह के अनुसार उसका फल हम बताएंगे। और एक खास बात बता देता हूं, मैंने बहुत से कुंडलियों में लगा करके देखा है, गुरु हो या शुक्र हो, जब इनकी अंत दशा आती है तो वो कुंडली में बहुत उठापटक करते हैं, क्योंकि दोनों गुरु हैं, कोई कम नहीं है, एक से बढ़ के एक हैं। वो कहते हैं कि ये बात ऐसे, वो कहते हैं ये बात ऐसे। इस वजह से दोनों ग्रहों में आपस में घमासान होता है, और घमासान होने का नतीजा उस जातक को उठाना पड़ता है। यानी मैं आपको एक मेन बात बता रहा हूं, शुक्र की और गुरु की अंध दशा बहुत खराब होती है। कुंडली कोई भी हो, ये दशा कभी अच्छी नहीं जाएगी, वह किसी किसी तरह से उस जातक को नुकसान पहुंचाएगी। और किसी भी भाव की व्याख्या हम करते हैं तो उससे सप्तम भाव को जरूर देखना चाहिए, उससे अगला भाव सप्तम भाव की क्या स्थिति है, उन दोनों को लेकर के ही हम चलेंगे, तभी हम फलादेश करेंगे। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत आहिस्ता से बोल रहा हूं, आप इस बात को जरूर सुने, और एक बार में समझ में न आए तो दोबारा कुंडली को आप सुने ध्यान पूर्वक। ये नियम आप लगाएंगे, आप कभी भी फेल नहीं हो सकते दशाफल बताने में। और केंद्र में, केंद्र हो गया हमारा 1 4 7, केंद्र तो कॉमन हो गया पहला भाव, केंद्र हो गया हमारा 4 7 10, और त्रिकोण हो गया 5 और 9। तो सबसे भाव बलवान होता है केंद्र में 10वां भाव और त्रिकोण में 9वां भाव। जिसके ये 2 भाव बलवान होते हैं वह जिंदगी में कभी असफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने बहुत से कुंडलियों में ये नियम लगा करके देखते हैं। और फिर आपको एक बात और बता देता हूं, जब किसी की जन्म कुंडली है, उस कुंडली हम ये देखेंगे कि कारक भाव, जो भाव कुंडली होती है, कारक कारक भाव ग्रह होते हैं, वो उसमें ग्रह अपने भाव में कितने ग्रह बैठे हुए हैं, यह बात एक नोट कर लें। और नंबर 2, कार्य कुंडली के हिसाब से कौन से ग्रह अपने भाव में बैठे हुए हैं। कार्य कुंडली के हिसाब से अपने भाव में बैठे हुए ग्रह बलवान होते हैं। कुंडली में हमने राशि नहीं देखनी है, सर्व भाव देखना है कि वो अपने भाव में है। जैसे मंगल हमारे पहले भाव का स्वामी है, तो जन्म कुंडली में राशि कोई भी हो, मंगल अपने भाव में बैठा हुआ है या नहीं, पहला मंगल का, दूसरा शुक्र का, तीसरा बुध का, चौथा चंद्रमा का, पंचम सूर्य का, और नवम और 12 भाव हमारा हो गया गुरु का, शनि का हो गया 10वां और 11वां। लेकिन गुरु का जो है हमारा 9वां भाव, उसमें और ग्रह बैठा हुआ है बृहस्पति, तो वह भाव को नाश करता है, यानी भाग्य को नाश करेगा। अगर
काल कुंडली के हिसाब से हमारा गुरु 12 भाव में बैठे हुए हैं, तो काल कुंडली के हिसाब से 12 भाव के स्वामी अच्छे होते हैं, चाहे वो नीचे के ही क्यों न हो, लेकिन फल वो अच्छा देंगे। 12 भाव ये नहीं 12 भाव बैठ गए तो हमारा जीवन खराब हो गया, क्योंकि वो है ग्रह काल कुंडली के हिसाब से अपने भाव में बैठा हुआ है। और कारक ग्रह जो होते हैं उस हिसाब से मंगल शनि को छोड़ करके कोई भी ग्रह अपने भाव में बैठा हुआ होता है तो वह उस भाव का नाश करता है। जैसे शुक्र राहु सप्तम भाव में बैठ गया तो हमारे ब्याह शादी के बारे में या व्यापार के बारे में नुकसान देगा, और 9 भाव में गुरु बैठ गया तो नुकसान करेगा। मंगल तीसरे भाव में बैठ गया तो अच्छा फल देगा। शनि अष्टम भाव में बैठ गया तो अच्छा फल देगा। क्यों? जो शनि होते हैं हमारे वो आयु के दाता होते हैं, वह हमसे ठीक करने में वो हमारी सहायता करते हैं। मंगल शनि कारक भाव से अच्छे होते हैं, और बृहस्पति शुक्र और बुध ये अपने भाव में बैठे हुए होते हैं, तो यह ग्रह भाव का नाश करते हैं। कोई भी ग्रह अपने महादशा में फल सिर्फ अंत दशा में ही देगा, कोई भी ग्रह हो अपना फल सिर्फ अंत दशा में देगा, क्योंकि उस ग्रह ने बाकी 8 ग्रहों को भी समय देना होता है। तो उस महादशा नाथ में 8 ग्रहों की अंत दशाएं समय समय के अनुसार उनकी होगी, कोई 2 साल, कोई 1.5 साल, कोई 6 महीने, ऐसे उनकी अंतर दशा आती है। तो कोई भी ग्रह अपना फल अपनी अंत दशा में ही देगा, यह बात मैं आपको बता रहा हूं। और जिस ग्रह की महादशा चल रही हो ये बात आप नोट कर लेना, जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस भाव से छठे और 8वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह समय उस जातक के लिए ठीक नहीं जाएगा। इसे कहते हैं षष्ठा अश्शक। षष्ठा अश्शक होता है वह दशाओं के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये हम नोट कर लें कि जो ग्रह दशा चल रही है उससे छठे भाव में या 8वें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उस दशा का फल अच्छा नहीं होगा। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि केंद्र में सबसे अच्छा भाव होता है दशम और त्रिकोण में सबसे अच्छा भाव होता है नवम। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, ग्रहों के बारे में कुछ हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। कुंडली में ग्रह बोलते हैं, हमें उनकी भाषा समझ में आनी चाहिए कि वह क्या बोल रहा है। आपको ये बात नॉलेज होंगी तो आप कभी फलादेश करने में आपकी कभी गलती नहीं होगी। अब चलता हूं मैं राहु केतु के बारे में। राहु केतु के बारे में कहते हैं यह छाया ग्रह होता है, मानता हूं मैं छाया ग्रह होता है, लेकिन इस बात से मैं समर्थन नहीं करता, क्योंकि अगर छाया ग्रह वो है राहु केतु तो फिर हमने 9 ग्रहों में राहु केतु को क्यों लिया? अगर छाया ग्रह है तो इसका मतलब ही नहीं बनता। फिर हमारे शास्त्रों के अनुसार राहु केतु एक अमर तत्व का वरदान प्राप्त कर चुके हैं, और राहु केतु को छोड़ दें तो आप फिर 7 ही ग्रहों से कुंडली का व्याख्या करें। लेकिन हमारे महर्षियों मुनियों ने इस बात को नकार दिया है। वो कहते हैं राहु केतु को लेकर के साथ जरूर चलो। हमारे शास्त्र बताते हैं कि हम राहु केतु के बिना कोई धर्म काम नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है छाया ग्रह है, मानता हूं छाया ग्रह है, लेकिन छाया ग्रह होने के बाद भी हम उनकी दशा को लेते हैं और अपना दशा का फल देते हैं। राहु केतु के बारे में आपको बता रहा हूं, हमारे आचार्य और ऋषि मुनियों ने यह बताया है राहु डंडा होता है और केतु पताका होती है। जब भी हम कोई अपना काम करते हैं, लड़ाई करते हैं, किसी देश से युद्ध होता है तो जहां जिस जगह को जो अपने अंदर कर लेता है तो वहां हाँ अपना झंडा गाड़ देते हैं कि ये जगह हमारी है। अब आप बताओ कि राहु केतु का कितना बड़ा सम्मान है। राहु केतु हमारा एक
सम्मान का प्रतीक है। जहां हमने झंडा गाड़ दिया, ये हमारी फतेह पाली, ये जगह हमारी है। तो राहु केतु को हम छाया ग्रह कैसे माने? राहु केतु तो एक मान सम्मान का प्रतीक है। झंडा हमने गाड़ दिया, वो चीज हमारी हो गई। तो जो मेरे समझ में आए मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगी हो तो उसको आप अपने कान से निकाल लें। जो आपको अच्छा लगे आप वैसा ही करें। लेकिन जो मैंने ये नियम बताए हैं, ये नियम आप कुंडली लगा करके बताएंगे तो आपका फलादेश कभी गलत नहीं हो सकता। क्योंकि मेरा ये नियम नहीं है कि मैं कुंडली लेकर के बताऊं कि ये ग्रह बैठा यहाँ क्या होगा, ये बैठा यहाँ क्या होगा। मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं तो तत्काल यानी अपने सामने ही कुंडली लेता हूं, जिसके बारे में मुझे जानकारी होती है उसे हम फलादेश भी सही कर सकते हैं। किसका फलादेश क्या होगा? जब तक कुंडली में हम ग्रहों को 9 ग्रहों को नहीं बिठाएंगे तो हम उसके फलादेश नहीं कर सकते। नियम तो बहुत लिखे हुए हैं, लेकिन वो नियम जब कुंडली हमारे सामने होती है तो वो नियम वहां लागू नहीं हो पाते हैं। क्योंकि हमारे कुंडली में जो ग्रह होते हैं, इसमें ग्रहों में हम कुंडली के हिसाब से पाप ग्रह और शुभ ग्रह लेते हैं। जो नैसर्गिक ग्रह होते हैं पाप और शुभ ग्रह वो हम नहीं लेंगे। क्यों? कुंडली के अनुसार 3 से 11 के स्वामी पापी माने जाते हैं, ऐसे केंद्र शुभ माने जाते हैं। यानी हम पाप और शुभ ग्रह कुंडली के भाव के अनुसार ही लेंगे। नैसर्गिकता से कौन सा पाप सो वो हम नहीं लेंगे। क्योंकि हमारे जैसे पापी ग्रह हम मंगल को भी लेते हैं, शुक्र को भी लेते हैं और शनि को भी लेते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर शनि या मंगल या सूर्य हमारे लगनेश हो गए तो वह पापी ग्रह नहीं माने जाएंगे। पापी ग्रह की गणना सिर्फ राहु केतु की ज्यादातर करते हैं, या जो लगन के स्वामी नहीं हैं सूर्य मंगल शनि, तो वो पापी ग्रह माने जाएंगे। अगर वो यहाँ के स्वामी हैं तो वह पापी ग्रह नहीं माने जाएंगे। तो मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? आप मुझ डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप मुझे बता सकते हैं कुंडली कैसे लगी। आप मुझ में उसमें बोल करके लिख करके बताएं कि यह आपकी बात सही है। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरा नमस्कार।